नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम डेट रेलवे की सभी आ चुकी हैं और जिसमें दिसंबर में ही आपके सभी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एलपी का हो, टेक्नीशियन है या फिर आरपीएफ, एसआई जैसे एग्ज़ाम। तो उन सब की मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आज हम पहली क्लास लेकर के आए हैं और इसमें आपको वो सभी सवाल मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आपने देखे किस लेवल के सवाल आए थे, उस तरह के एक्सपेक्टेड सवाल भी होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएँगे। और जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आपका कुछ समय बाद लगने वाला है। मई या जून के आस-पास उम्मीद ये लगाई जा रही कि हाँ, शायद आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो उन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आज से स्टार्ट की जा रही है और इसमें कोशिश करेंगे मैथ्स और रीजनिंग दोनों की प्रैक्टिस कराई जाए। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी पढ़े हुए हैं पहले से, कुछ बेसिक जानकारी है आपको, तो आप बेहतर से बेहतर कर पाएँगे क्योंकि आपको पता है रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए मैथ्स और रीजनिंग आपको फुल स्कोर वहाँ से लाना ही होगा, तभी आप बेहतर कर पाएँगे। ओके? तो चलते हैं और आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें आप देखेंगे कि बेहतर से बेहतर सवाल आपको मिलेंगे और इन सवालों को आप भी कोशिश करें लगाने के लिए। जैसे ही आपको सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे, तो आप भी प्रयास करें कि सवाल आप बना पाएँ। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें हम लोग सवाल की करेंगे, कोई इधर-उधर की बातें नहीं होंगी। आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बात आपको भी समझनी चाहिए, ठीक है? आप एक्स्ट्रा अगर आप 25-30 मिनट की क्लास अटेंड करते हैं, तो उसमें आप कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें, ओके? तो चलते हैं और देखते हैं पहला सवाल, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए? तो मेरे दोस्त, अगर आपने प्रॉफिट और लॉस चैप्टर पढ़ रखा है तो ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं और इस तरह का सवाल लगातार पेपर में आते रहे हैं। वो आप चाहे एसएससी का पेपर उठाकर देख लीजिए या रेलवे का ही ये प्रीवियस ईयर का सवाल है और इस तरह के सवालों के कॉन्सेप्ट कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही आसान सी बात हम आपको बताने वाले हैं कि अगर अगर आप छूट दे रहे हैं तो छूट हमेशा एमपी पर देते हैं। एमपी का मतलब है अंकित मूल्य। एमपी का मतलब है अंकित मूल्य और अंकित मूल्य पर जब आप छूट देते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है? बिक जाती है। वस्तु क्या होती है? बिक जाती है। तो जैसे ही आप अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी? बिक जाएगी और जैसे ही विक्रय मूल्य वो आपका बन जाएगा। यानी आपने 22% छूट दिया एमपी पर तो कितने में बिक गई है? 78% में। कितने में बिक गई है? 78% में बिकी है, यानी इतना इसका सेलिंग प्राइस है। और फिर इन्होंने बताया 17% का आपको लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो आपको ये पता होगा कि लाभ लाभ हमेशा किस पर मिलता है? तो लाभ हमेशा आपको मिलता है सीपी पर। तो सीपी जो भी होगा उस पर आपको मिला है प्रॉफिट 17% का और 117% आपका यहाँ हो जाएगा और प्रॉफिट मिल जाएगा आपको इतना। यानी आपका सीपी तो 100 होगा और 17% का आप लाभ लेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? 117। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस है। यहाँ से अगर आप एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे तो आराम से आ जाएगा 117 बटे कितना? 78। परसेंटेज से परसेंटेज आप काट सकते हैं। आपसे यही पूछा गया कि एमपी जो है वो सीपी से कितना ज़्यादा है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो यहाँ घटाएँगे तो कितना? 39, यानी 39 आपका अधिक है और किससे? 78 से परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100। यही आपका अधिक का प्रतिशत, कितना अधिक आपको रखना चाहिए, यही आपसे पूछा गया सवाल में। तो 39 दूना 78 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्लियर है पूरी तरह से ये बात? आप चाहें तो इसके लिए फ़ॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि जब भी कभी सीपी और एमपी में रिलेशन की बात कही जाए, तो हम आपको बता देते हैं, सीधे आप फ़ॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और वो फ़ॉर्मूला क्या होता है, ये बात आपको यहाँ देखना है। देखें, क्या होता है फ़ॉर्मूला इसका? अगर आपसे कभी एमपी और सीपी का आपसे रेशियो पूछता है, तो आप बता सकते हैं आराम से 100। एमपी क्या होगा? हमेशा सीपी से अधिक ही होगा, ठीक है? तो इसलिए आप 100 प्लस कर देना और कितना? प्रॉफिट, आपका कितना? प्रॉफिट है, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रॉफिट।
और अपान में सीपी हमेशा एमपी से तो कम होगा, सीपी 100 माइनस कर देना डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ से आप सीधे बता सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 17 का, तो 117 हो जाएगा, और डिस्काउंट कितने का है 22 का, तो 78। सीधे से आप वही आंसर निकाल सकते हैं, 50% यहाँ भी आ जाएगा। बताइए, अगर आप चाहें तो फार्मूला भी याद कर सकते हैं, या आपको बेसिक बात हमने बताई है जिसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस रेशियो को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर याद करने का मन है तो आप याद करके ये चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन में ये चीजें गलत हो जाती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आप बताएं किसका आंसर क्या होगा। चलिए, अगला सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपए प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बताइए, अगर आपने सीआई पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है, तो बहुत ही आसान सवाल है, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। आपसे कहा है 5%। चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा मतलब आप समझ लीजिए सक्सेसिव परसेंटेज। अगर सक्सेसिव परसेंटेज आपको बेहतरीन तरीके से आता है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। 5% का मतलब 1/20 होता है फ्रैक्शन वैल्यू में। अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा तो ये सारे डेटा आपको याद होंगे, नहीं तो हल करना आना चाहिए। इस बात का मतलब है प्रिंसिपल और अमाउंट के यहाँ रेशियो बना लीजिए। 20 अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो आपको एक ब्याज के साथ वो पैसा 21 हो जाएगा, और ऐसा 2 वर्ष होने वाला है। कितने वर्ष? 2 वर्ष होगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने 400 रुपए का ही निवेश किए होंगे तो आपका अमाउंट 441 हो जाएगा। और सवाल में यही बात वो सीधे सीधे बोल रहा है कि आपका पैसा 2 साल में 441 हो गया है। इसका मतलब 441 की वैल्यू 441 है, तो आपका प्रिंसिपल सीधे सीधे 400 रुपए आ जाएगा, और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये चीज आप क्लियर कर दें कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हर बार आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और ये अगला सवाल बोट एंड स्ट्रीम का है, नाव और धारा का। और इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई, अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रखा तो एक बेसिक बात आपको जरूर बताई गई होगी कि अगर नाव की चाल, ध्यान से देखना, अगर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो भी शांत जल में। कैसे जल में? शांत जल में। शांत जल में अगर x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति धारा के साथ साथ तैरता है तो धारा उसका सपोर्ट करती है, अर्थात उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा तो उनकी चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाती हैं, और विपरीत आएंगे तो उनकी चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, क्योंकि धारा उसका विरोध करेगी। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करती है और 4 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 4 घंटे में तय करती है। लेकिन जब वापस आती है तो 6 घंटे, यानी दूरी एक ही है। दूरी दोनों के बीच एक ही, जाने में धारा की दिशा में और वापस आने में सेम दूरी। तो अगर दूरी समान है तो आपको एक फार्मूला पता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जाने वाली दूरी और वापस आने वाली दूरी निकाल के इक्वल कर देते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब कोई नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उनकी चालें क्या हो जाएंगी? x प्लस वाई। इस चाल से हो जाएगी धारा की दिशा में और वापस आएगी x माइनस वाई की स्पीड से। अब आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल तो पता है, जाने का समय 4 घंटे और वापस आने का 6, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आपके सामने। यहाँ से बड़े आराम से आप रेशियो निकाल सकते हैं। 6x और 4x से जाके घट जाएंगे, 2x बचेंगे, इधर 4y है, इधर 6y आके जुड़ जाएंगे तो 10y। यहाँ से x अपान y आ जाएगा कितना? 10/2, यानी 5/1। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, उन्होंने पूछा गया है
क्या वो शांत जल में नाव की चाल का अनुपात धारा की चाल से पूछ रहे हैं या धारा की चाल का अनुपात नाव की चाल से पूछ रहे हैं, ये बात वहां ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन 5-1 और 1-5 दोनों है, तो इसलिए ध्यान रखिए। इन्होंने कहा है कि धारा की चाल का नाव की चाल से अनुपात बताना है, अर्थात y अनुपात x से पूछ रहे हैं, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 5। ये सारी बातें आपको पेपर में संभल कर करनी होंगी, ध्यान देके, कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें भी गलत हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं, क्लियर है ना ये बात। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, आपको सवाल कैसे लगे, सभी के सभी प्रीवियस ईयर सवाल है, ऐसा नहीं कि बाहर के कोई सवाल है कहाँ से आए, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको सारे के सारे सवाल मिलेंगे, एक्सपेक्टेड सवाल ही कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि हाँ किस तरह के सवाल आपके एग्जामों में आते हैं, क्या लेवल है रेलवे का, कैसे कैसे सवाल वो पूछता रहता है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहे हैं कि उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सार्वंतर 4 है। उस समांतर श्रेणी, अगर आपने कभी 10th तक भी मैथ पढ़ रखी है तो वहां आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने को मिला होगा, समांतर श्रेणी, और उस समांतर श्रेणी का सवाल, एक सवाल लगभग आपको रेलवे में देखने को मिलता ही है। तो कुछ करना है नहीं, इसमें इन्होंने एक बेसिक चीज केवल पूछी है। इन्होंने कहा है 9वां पद आपको बताना है, 9वां पद ज्ञात करना है, 9th पद। एक फार्मूला होता है 9वें पद का, Tn बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है मेरे भाई, तो ए है आपका प्रथम पद, ए क्या है प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, और डी क्या है तो सार्वांतर है। सार्वांतर का मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वांतर है, सार्वांतर समान अंतर जो रहता है नंबरों के पदों के बीच में। आपसे 9वां पद पूछा है तो T9 बराबर हो जाएगा, पहला पद कितना दिया गया सवाल में, पहला पद इन्होंने कहा है 5 है और सार्वांतर 4 है। पहला पद 5 है, सार्वांतर 4 है, n का मान 9, 9 माइनस 1 इंटू 4, तो 5 प्लस 8 गुणे 4, 8 चौक 32, 32 5 37, यानी 9वां पद अगर आप निकालेंगे तो 37 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 37 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद करके जरूर जाइए, क्योंकि इसी पे सवाल ज्यादातर पूछे गए। ठीक है, 9वें पद में क्लियर है यहाँ तक। चलें अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 80 रुपए पर, अंकित मूल्य 80 रुपए और 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। चलिए अच्छा सवाल है, ये सवाल एनटीपीसी में आया हुआ है। अंकित मूल्य आपको दिया गया और मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य पर ही आपको डिस्काउंट मिलता है। अंकित मूल्य है हमारे पास 80, इस पर छूट 5% की मिलेगी, तो आपको 95% पे करना पड़ेगा, और ऐसा 2 बार आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी पुनः आपको 95% पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से हल करने के लिए थोड़ा सा अच्छा ध्यान देना, क्या करते हैं हम यहाँ से कैंसिल ना करके इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि 95 का स्क्वायर आसान होता है। 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का 25 और 9 का मल्टीप्लाई 10 से, तो कितना हो जाएगा 90, यानी यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 9025 और अपान में कितने 0 ट्रिपल, यहाँ से गुणा कर लीजिए, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और 8 9 72 हो जाएगा, और कितने 3 अंकों पे दशमलव लगा दीजिएगा, तो 72.2 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, ये यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए बढ़े आगे, क्लियर है ना बात पूरी तरह से। अगला सवाल क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगले सवाल में इन्होंने वर्क एंड टाइम का सवाल अगला दिया है। कौन सा सवाल है, वर्क एंड टाइम का। कह रहे हैं कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, क्यों अकेले इसे कितने दिन में करेगा। एक बात याद रखिए कि वर्क एंड टाइम के इफिशियंसी पे बेस्ड सवाल बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनते हैं।
तो आप इफिशियंसी के कॉन्सेप्टों को पूरी तरह क्लियर करें। आपको जैसे जैसे सवाल यहाँ से मिलेंगे हम खुद आपको यहाँ कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करते चलेंगे। पी और क्यू, पी और क्यू के बारे में कह रहे हैं कि दो लोग हैं और पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यानी इनका जो रिलेशन दिया है वो टाइम का रिलेशन दिया है। किसका रिलेशन दिया? टाइम का। जो पी है क्यू से 50% अधिक समय लेता है। मेरे भाई 50% का मतलब 1/2 होता है। अगर क्यू 2 यूनिट समय लेता है तो पी आपका 1 ज्यादा लेगा, यानी 3 यूनिट का समय लेगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि इफिशियंसी और टाइम में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपका ये रेशियो हो जाएगा 2:3, इफिशियंसी आपको बन जाएगी यहाँ से। तो पी और क्यू का यहाँ से अनुपात मिल जाएगा आपको इफिशियंसी का, 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 3। अब इन्होंने कहा है कि जो वो दोनों अगर मिल जाए तो कार्य 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब आप बताइए कि अगर यहाँ से पी और क्यू मिलते हैं तो एक दिन में कितने यूनिट काम होगा? 5। और 18 दिन तक काम करते हैं, इसका मतलब टोटल वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? 90 यूनिट। कितना हो जाएगा? 90 यूनिट। और यही काम आपको करवाना है अकेले क्यू से। और क्यू की इफिशियंसी कितने की? 3 की। तो क्यू अगर पूरा काम करे तो आपका टोटल एक दिन में 3 यूनिट करता है और 90 करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे? 30 दिन का समय लग जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर क्यू का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 दिन में वो काम क्या कर लेगा? फिनिश कर लेगा। 30 दिन में काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना टाइम और इफिशियंसी, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको क्षमता मिल जाती है तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क का मतलब इफिशियंसी इनटू टोटल टाइम। जिसका आपको टोटल टाइम पता हो, जिसका पूरा समय पता हो, उनकी क्षमताओं से मल्टीप्लाई करके आप टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकाल सकते हैं। और जब आपको कुल कार्य मिल जाएगा, तो वो कार्य आप किसी से भी करवा सकते हैं जिससे सवाल बोल रहा हो। इससे अकेले करवाना तो उसकी इफिशियंसी से भाग करके आप उसका समय निकाल सकते हैं। ओके, चलें अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बस आप कुछ क्लासें यहाँ कंटिन्यू करके देखें, आपको लगेगा कि हाँ बेहतरीन कंटेंट है और अच्छे सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए उनको हम लेकर के आएंगे। आज ये थोड़े से बेसिक सवाल हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको अच्छे सवालों से रूबरू कराएंगे, जिससे आपको भी लगे हाँ बेसिक चीजें, जो नया बच्चा वो भी जुड़ सके, अगर उससे थोड़ी बेसिक जानकारी तो वो भी आसानी से सवालों को सॉल्व कर सके। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ेंगे वैसे आपको और भी बेहतरीन और अच्छे सवाल यहाँ कराए जाएंगे। और चूंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप बहुत बड़े-बड़े सवाल करें, क्योंकि चाहे एसएससी का एग्जाम ले लो और चाहे रेलवे के एग्जाम, आप यहाँ देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा करके ही देख लीजिए। आपके 1-2 सवाल ही होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, जिनमें थोड़ा-सा समय लग जाता है। लेकिन वहाँ 90% 95% जो सवाल होते हैं मैथ्स के, वो सवाल बहुत ईज़ी होते हैं, बेसिक एकदम ईज़ी टू मॉडरेट ही होते हैं। तो उन पे आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत बड़े सवालों की तरफ नहीं भागना है। आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है कि सवाल को टाइम के अंदर कैसे बना पाएँ। ठीक है ना? टाइम के अंदर बनाना ही एक अच्छा कॉम्पिटिटर जो होगा वो करेगा, क्योंकि 1-2 सवाल ही होते हैं ऐसे जो शायद कभी-कभी वहाँ नहीं लग पाते टाइम पर, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप उन सवालों को छोड़ करके उन पे ज़्यादा फोकस करें जो 90% 95% सवाल आते हैं पेपरों में, जिनको आप समय पे बना सकते हैं। तो उन सवालों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, उनको समय पे लगाने की कोशिश करें। ओके? ये चीज़ें नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं ना बड़े-बड़े सवालों के चक्कर में पड़े रहते हैं और उनको ये नहीं देखना, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। एग्ज़ाम क्रैक करने का एक तरीका होता है सही, कि आपको कैसे वहाँ पे क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने, कौन से छोड़ने, ये भी आना ज़रूरी, कौन से सवाल वहाँ आप छोड़ने, क्योंकि 1-2 सवाल होते हैं ऐसे जिन्हें आपको छोड़ना ही पड़ता है। उनके चक्कर में आप 4-6 सवाल हो सकता है ईज़ी वाले छोड़ के चले आएँ। तो ये चीज़ें आपको वहाँ मैनेज करनी होंगी और वो तब आएगा जब आप बेहतर से बेहतर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ओके? चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। इस संख्या का 2/5वां भाग किसके बराबर होगा? बहुत अच्छा सवाल है। नंबर सिस्टम का सवाल या परसेंटेज का सवाल, दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है ना? नंबर पे आधारित सवाल है तो आसानी से कर सकते हैं। इन्होंने कहा किसी एक संख्या में आपने 42 घटाया है और वो संख्या 70% रह गई। आप खुद सोचिए कि जब आप 42 घटा रहे हो तो 70% रह जाती।
इसका मतलब वो संख्या जो पहले रही होगी वो भी तो अपने आप में परसेंटेज में 100% रही होगी और आज 70% रह गई। इसका मतलब आपने घटाया कितने परसेंट है? 30% कमी आई है। और रियल में आपने नंबर में कमी कितनी की है? तो आप कह रहे हैं 42 की कमी। ये भी कमी है और ये भी कमी है। तो 30% बराबर 42 के, तो संख्या 100% रही है। तो 100% यहाँ से निकालेंगे अगर हम, तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। 14 तिया 42 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से 140 आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यानी 140 वो संख्या थी आपकी। अब आपसे कह रहे हैं कि उस संख्या का 2/5वां हिस्सा बताना है। तो इस संख्या का 2/5 निकाल दीजिए और 5 से इसे काटेंगे तो 28 पंचे और 28 दूना 56, यानी वो संख्या क्या रही? 56। उस संख्या का 2/5वां हिस्सा 56 और ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए। क्लियर है मेरे भाई? ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मजा आ रहा? आप भी अगर पेन और कॉपी लेकर के सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे तब तो इंटरेस्ट बनेगा। अब आप ये सोचते नहीं बस केवल आप वीडियो स्टार्ट कर लें, बस देखते रहें, तो इससे मैथ्स नहीं आने वाली। ठीक है ना? हो सकता है आपको चीजें देखकर समझ में आए, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तो आप वहां पेपर में नहीं बना पाएंगे। ठीक है? मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्टों में आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे और आप तुरंत सवाल बनाने की कोशिश करें। जब खुद बनेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा और आप शायद बेहतर से बेहतर और कर पाएंगे। ओके, चलिए, क्या कह रहे हैं अगले सवाल में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहे हैं कि अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय बताना है। मेरे भाई, अगर आप चाल समय दूरी पढ़ रखे हैं तो वहाँ बेसिक बेसिक अच्छे कॉन्सेप्ट ये हैं कि एक कॉन्सेप्ट तो केवल यही है कि अगर डिस्टेंस समान है, देखिए, अगर डिस्टेंस समान है, दूरी अगर समान है, डिस्टेंस सेम है, दूरी समान है, तो उनकी चालों का अनुपात, उनकी चालों का अनुपात उनके समय के अनुपात का क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। उनकी चालों का अनुपात उनके समय के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है ना? उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज देख लीजिए, इसने अपनी चाल को 60% क्या कर दिया है? 60% गति से चलते हुए, यानी एक व्यक्ति जो पहले 100% से चलता रहा होगा वो आज 60% से चल रहा है, यानी उसने अपनी चाल कम की। और आप चाहें तो 60% का सीधा मतलब है 3/5। कितना है? यानी अगर उसकी पहले चाल स्पीड, अगर स्पीड की बात करें, पहले चाल और वर्तमान की चाल, पहले की और वर्तमान, अगर पहले 5 थी तो आज कितनी है? 3। उसने कम कर दिया है। और अगर आप स्पीड कम करेंगे तो डेफिनेटली आपको समय ज्यादा लगेगा। चाल और समय जस्ट अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से समय, समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 अनुपात कितना मेरे भाई? 5। यानी अगर पहले 3 यूनिट का समय लगता था तो आज 5 का। पहले स्पीड ज्यादा थी तो समय कम था, आज से स्पीड कम है तो आपका समय ज्यादा लगेगा। तो आप देखें, आपको पहले से देर हो जाती, और कितनी देर हो जाती है? तो आप कहेंगे 2 यूनिट देर हो जाती। और इन्होंने कुछ बताया है, इन्होंने कहा है कि गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। 1 घंटे 40 मिनट मेरे भाई आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 घंटा, या फिर आप टोटल आवर्स बना लीजिए। 1 घंटा 40 मिनट को अगर घंटे बनाएंगे तो 20 दूना और 20 तिया, 3 एक कम 3 दो, 5/3 घंटे। आज आपको देर हो जाती 5/3 घंटे की। आपसे प्रारंभिक समय पूछा गया तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, 2 बराबर है 5/3 के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो 5/3 दूना 6 और 3 की वैल्यू चाहिए, 3 से गुणा कर दो, यानी 5/2 अर्थात 2.5 घंटे। यानी पहले जो समय लगता था वो कितने घंटे लगता था? 2.5 घंटे का समय लगता था। आप चाहें तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में उसे आवर्स में चेंज कर लेना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो 2.5 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आ रही? ओके। तो चाल और समय दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपकी डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो, ना बदले, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। आप इसमें ट्रिक भी लगाते हैं, पर ट्रिक लगाने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो बात यहाँ से बन जाए। ट्रिक अगर आप देखना चाहते हैं तो हम बता दें। वैसे ट्रिक लगाने से बेहतर ये वाले कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे हर सवाल आप बना पाएंगे। ठीक है? ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक है, जैसे हमने कहा कि 3/5 उसने अपनी स्पीड कर दी, तो जो समय में देरी आई है
वो कितना 1 घंटा और 40 मिनट, यानी 20 दूना और 20 तिया, 3 एकम 3 दो 5/3, 5/3 की देरी। तो क्या करते हैं, इसका ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 5 3 गुणे 5/3 और इनके डिफरेंस से भाग कर देते हैं, और डिफरेंस कितने का 2 का। तो यहाँ देखें 5/2 यानी 2.5 घंटे का समय पहले लगता है। तो ये सब करते हैं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो ट्रिकें अपने आप खुद याद होती जाती हैं, ठीक है ना। इनको याद करने के चक्कर में फिर आप कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे और हर सवाल नहीं बना पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि अगर आप ट्रिक सीधा पढ़ते हैं तो फिर आप थोड़े-थोड़े समय में भूलते जाएँगे, क्योंकि अगर याद कर रहे हैं तो डेफिनिटली भूलेंगे, बार-बार रिवीजन नहीं करेंगे तो। और हर सवाल बन जाए ये ज़रूरी नहीं, ठीक है? इसलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और कॉन्सेप्ट को ही सॉर्ट करने की कोशिश करें। यही आपकी मजबूती होनी चाहिए, कि अगर आप कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो जाकर के एक दिन शॉर्ट बनने लगता है। फिर आपको लगेगा कि लास्ट स्टेप तक डायरेक्ट कैसे पहुँचा जाए। ये अपने आप खुद आएगा और फिर ट्रिकें भी अपने आप याद हो जाती हैं। ट्रिकें याद करने से यहाँ बात नहीं बनेगी। हाँ, कॉन्सेप्ट को इतना हल करना है कि ट्रिक जैसा लगने लगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। कह रहे हैं कि किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। बताइए, आपसे कह रहे हैं कि ब्याज जो है वो 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। 6/5 गुना का मतलब आपको पता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी SI बराबर PRT/100। PRT अपन 100 का क्या मतलब है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर आपका मूलधन 5 है, अगर आपका मूलधन 5 है रेट 20% है, तो कितने समय में ये पैसा 5 से कहाँ पहुंच जाएगा, 6, यानी आपका ब्याज 6 हो जाएगा। तो आप देखें 20 पंचे और 5 से 5 कट जाएगा, तो समय आपका कितना आ जाएगा, 6 ईयर आ जाएगा, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, सी सही हो जाएगा। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही, ठीक है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। तो कंटिन्यू क्लास की जाएगी और कोशिश करेंगे आपको रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराएँ, प्रैक्टिस क्लास प्रोवाइड कराएँ, ठीक है? और रेलवे के वो सभी सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं लास्ट ईयरों में, उन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सपेक्टेड सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट सहित चीज़ें आपके तक पहुँचाई जाएँ, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। ओके? चलिए। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं और इसमें क्या कह रहे हैं, नंबर सिस्टम का सवाल कह रहे हैं किस मान x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 5656x52 72 से डिवाइड है। 5656x52 कह रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए, x के किस मान के लिए 72 से डिवाइड। मेरे भाई मेरे दोस्त 72 से डिवाइड होने का मतलब वो संख्या 8 और 9 से कटनी चाहिए। 8 और 9 क्यों ही लिया मैंने, क्योंकि 8 और 9 की डिविजिबिलिटी आप पढ़ रखे होते हैं और आसान होता है। उसमें हम सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या डेफिनेटली 9 से कटेगी। तो आप देखें यहाँ से 5 5 10, 10 6 16 और 16 2 18 कट जाएगा 9 से, और 6 5 11, 11 में कितना जोड़ दें कि वो 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे 7 जोड़ दीजिए। 7 जोड़ते ही ये संख्या 9 से कट जाएगी 18 बन के। लेकिन अभी एक चीज और ध्यान रखना, क्या वो संख्या 8 से कट रही है। अगर आप यहाँ 7 रखते हैं तो संख्या क्या 8 से कटेगी। 8 का रूल है लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। तो अगर यहाँ देखें तो 8 9 72 और फिर बचेगा कितना 8 चौक 32, यानी डेफिनेटली कट जाएगी। तो x की वैल्यू 7 के लिए संख्या 72 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है। ओके, चलिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लेते हैं आज का अंतिम सवाल, और डेली हम 10 सवाल करने वाले हैं इसमें, और बेहतरीन सवाल होंगे। बस आप इस चैनल पे लगातार बने रहें और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं। और जैसा आपको लगे कि इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं, अगर आपको कंटेंट समझ में आता है, आपको चीजें समझ में आती हैं, तो अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। ओके, चलिए आगे आगे चलते हैं और क्या कहते हैं अगले सवाल में। अंतिम सवाल जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 5/13, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। आपको फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको बताना है। चलिए, बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट में कि cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है, यानी 5 और ये 13, तो ये कितना हो जाएगा 12। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, पाइथागोरस से निकालेंगे तो 12 आएगा। tan थीटा क्या होता है, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ से हो जाएगा 12/5 का होल स्क्वायर। और सेक क्या होता है, तो सेक होता है cos का उल्टा, यानी 13/5, यानी 13/5 का होल स्क्वायर। 12 का 144 हो जाएगा बटे 25, और 13 का 169/25, यहाँ से इसे ऐड कर लीजिए, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 1 1 2 1 3 और बटे 25, यानी 313/25। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 के 10 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को ऐसे ही बेहतरीन तरीके से करते रहिए। ओके, अधिक से अधिक अपना टाइम यूट्यूब जैसी चीज़ों पे ना वेस्ट करें, क्योंकि आपके लिए आपका समय बेहद कीमती है, ठीक है ना, बेहद कीमती है। इसलिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।